हाजिर है आप सबके खिदमत में एक बार फिर से। और आज हम लोग फाइनली पढ़ने जा रहे हैं तो दिल्ली सुल्तान्स वाला चैप्टर। बहुत सारे यहाँ पर रिक्वेस्ट मुझे दिखे थे तो मैंने सोचा क्यों ना ये चैप्टर दोबारा से स्टार्ट करा ही दिया जाए। वैसे तो आप सभी को पता है कि मैंने इसके लिए ऑलरेडी आपके 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके उनको भी देख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी ना देखो जाके, क्योंकि ये लेक्चर होने वाला है 1 शॉर्ट लेक्चर। तो सोचो भाई, एक ही लेक्चर के अंदर चैप्टर को शुरू करके उसको ख़त्म भी कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए दिल्ली सुल्तान्स बाय अवैस मोनोपोली इन 1 शॉट स्टार्ट करते हैं। तो पर्दे यहाँ पे खोल चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। भाई इस सेशन के अंदर हमको बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। तो पहला रहेगा हमारा दिल्ली सुल्तान्स, फिर रहेगा हमारा क्या टॉपिक, द रूलर्स ऑफ दिल्ली, फिर रहेगा फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स, फिर रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन, देन टाइप्स ऑफ टैक्सेस, देन उसके बाद रहेगा हमारा इन्वेजन ऑफ चंगेज़ खान, फिर रहेगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये 7 टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। फिर लास्ट में हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे जो कि रहेगा कि किस तरीके से हमारे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था, किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे और यहीं पे आपके साथ साथ फुल कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। द दिल्ली सुल्तान्स, बात करते हैं कि दिल्ली के सुल्तान्स की आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुई। तो स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को अंडर दी तोमर्स एंड चौहान से। मतलब जब तोमर्स और चौहान्स में जब दिल्ली था, जब चौहान्स और तोमर्स के अंदर जब दिल्ली था, उस समय ये काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया। मतलब यहाँ से व्यापार काफ़ी ज़्यादा होने लगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने लगा। और क्या हुआ, धीमे धीमे मैंने रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटीज़ एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। मतलब बहुत सारे जैन मर्चेंट्स ऐसे थे जो सिटीज़ में रहने लगे और वो सेवरल टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाने लगे। कॉइन्स कॉल्ड दिल्ली वाल, देखो कॉइन्स मिंट कराए जाते थे उस समय में दिल्ली के अंदर, जिनका नाम था दिल्ली वाल। ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन, दिल्ली वाल। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता था भाइयों, दिल्ली वाल कहा जाता था। ठीक है, अरे भाई बैक आएंगे। तो अगर हम बात करें तो ये दिल्ली वाल जो हमारे कॉइन्स होते थे यही वहाँ पर मिंट कराए जाते थे। ठीक है ना, ये वहाँ पे मिंट कराए जाते थे। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम बैक आके इसको इरेज कर देते हैं। देखो, तो दिल्ली सुल्तान्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका बेसिकली मतलब ये था कि अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दिल्ली बिकम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, मैनेज्ड जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटीज एंड कंस्ट्रक्टेड several temples. Coins called Delhi were minted here and had a wide circulation. Transformation of Delhi into a capital that controlled a vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate at the beginning of 13th century. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. ठीक है, अब जो इतनी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, तो सुनो ध्यान से। अगर हम बात करें तोमर्स और चौहान्स की, तो इनके अंदर दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना, यानी कि यहाँ से व्यापार काफ़ी ज़्यादा होने लगा। और जो बहुत सारे जैन मर्चेंट्स हुआ करते, जो कि बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, वो इन सिटीज़ में आके रहने लगे और इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। ठीक, कुछ ने मस्जिद बनवाए, तो कुछ ने मंदिर बनवाए। ठीक, और कॉइन्स कॉल्ड दिल्ली वाल, यानी कि जो दिल्ली वाल नामक कॉइन्स हुआ करते थे, लेट मी राइट इट डाउन, दिल्ली वाल। तो दिल्ली वाल कॉइन्स का नाम था। तो दिल्ली वाल यहाँ पर मिंट किए जाते थे और उनका एक बहुत वाइड सर्कुलेशन था, यानी कि जो दिल्ली वाली जो कॉइन्स थे ये दिल्ली में यूज़ किए जाते थे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्स द वास्ट एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एट द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। जब दिल्ली का जो कैपिटल में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, वो कब से शुरू हुआ, जब दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी गई। ठीक है ना, जब दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी गई तब से यहाँ पर ये चीज़ें
हुई, ठीक है ना। अब दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मैनी सिटीज, वेट, चलिए, तो दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मैनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, इसको हम मिटा देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भाइयों रूलर्स ऑफ दिल्ली की, ठीक। तो अगर हम बात करें दिल्ली के रूलर्स की, मतलब दिल्ली पे किसने कितना राज किया था, उसकी अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है राजपूत डायनेस्टीज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करूँगा जूम इन, और यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, तोमर्स। तो राजपूत डायनेस्टीज की अगर हम बात करें तो तोमर्स, जिसका था आनंगपाल, एक रूलर थे आनंगपाल, क्योंकि अर्ली 12th सेंचुरी यानी कि 1166 के आसपास या फिर 1136 के आसपास ये यहाँ पर रूल किया करते थे। तो अर्ली 12th सेंचुरी यानी 1105 के आसपास में 1130 से लेकर के 1145 तक आनंदपाल ने दिल्ली के अंदर रूल किया। और पृथ्वीराज चौहान जो थे हमारे, पृथ्वीराज चौहान, ये हमारे 1175 से लेकर के 1192 तक इन्होंने रूल किया था दिल्ली पे। फिर हमारी यहाँ से जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था मोहम्मद गोरी द्वारा, तो वहाँ से हमारी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो अर्ली टर्किश रूलर्स की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये खुद एक स्लेव थे, इस वजह से इनकी जो डायनेस्टी थी इसका नाम स्लेव डायनेस्टी रखा गया, यानी कि गुलाम वंश रखा गया। फिर उसके बाद हमारे नए बने थे शामसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद हमारे बने रज़िया सुल्तान, ठीक है। ये हमारी इकलौती वुमेन थी जो कि गद्दी पे बैठी थी, इकलौती वुमेन और आखिरी वुमेन थी, पहली और आखिरी और इकलौती वुमेन ये ऐसी थी जो कि गद्दी पे बैठी थी और दिल्ली की सुल्तान बनी थी। फिर उसके बाद इनको हटा करके कौन बने, गियासुद्दीन बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो 1206 से लेकर 1210 तक इनने रूल किया। शामसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1236 तक रूल किया। फिर रज़िया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक रूल किया। और अंत में हमारा ये रहे हैं तो 1266 से लेकर के 1287 तक रूल किया, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आई खलजी डायनेस्टी की। तो इसमें पहले थे हमारे जलालुद्दीन खिलजी, फिर थे अलाउद्दीन खिलजी। ये दो ही खलजी रूलर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा रूल किया था हमारे दिल्ली को। ये 1290 से लेकर के 1320 तक चली थी। तो हमारे जलालुद्दीन खिलजी थे 1290 से लेकर के 1296 तक ये जिंदा रहे। फिर इनको इन्हीं के बेटे अलाउद्दीन खिलजी ने मार कर इनकी हत्या कर दी और 1296 में इनको गद्दी मिल गई, ठीक। और कब तक रूल किया इन्होंने, 1316 तक, ठीक। बात करेंगे आगे तुगलक डायनेस्टी की, ठीक। तुगलक डायनेस्टी की तो गियासुद्दीन तुगलक थे, फिर मोहम्मद तुगलक थे और फिरोज शाह तुगलक थे। अगर हम गियासुद्दीन, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात हो रही है, यहाँ सारे रूलर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। बाकी तो इसमें और भी रूलर्स हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक हो गए जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी तुगलक डायनेस्टी की। तो 1320 से लेकर के 1324 तक इनने रूल किया। क्योंकि उस समय सब गद्दी के भूखे थे, तो क्या होता था, कोई एक दूसरे को मार देता था तो गद्दी मिल जाती थी। तो वही हुआ यहाँ पर गियासुद्दीन तुगलक के साथ। 1320 में उन्होंने स्थापना करी और 1324 में उनको आके मोहम्मद बिन तुगलक ने मार दिया और उन्होंने 1324 से लेकर के 1351 तक अपना शासन चलाया। और इनके बारे में एक मज़ेदार फैक्ट कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो प्लान्स थे वो बेटा बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, इतने अमेजिंग कि आप सोचोगे तो कहोगे हाँ बंदे के अंदर दिमाग था। लेकिन एक्चुअली जब वो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने जाते थे तब वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मात खा जाते थे। इस वजह से इनको, मोहम्मद बिन तुगलक को इंडियन हिस्ट्री के अंदर कंफ्यूज्ड जीनियस कहा गया। लेट मी राइट इट डाउन, कंफ्यूज्ड जीनियस, ठीक है। इनको क्या कहा गया भाइयों, कंफ्यूज्ड जीनियस, समझे। तो आपको अगर दिख रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं दिख पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझ लो कंफ्यूज जीनियस कहा गया है। क्योंकि एक बार आपको मैं इनको बात बताऊं तो इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से हटा करके दौलताबाद शिफ्ट करी। अब क्या हुआ, ये थे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाले मानते थे, ठीक है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मतलब
ये या अगर ये कोई भी ऑर्डर देंगे तो उसको मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो जान देनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये इन्होंने सबको आदेश दिया कि सबको दौलताबादी, इस दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट होना है। अब ये जब गए, सारे लोगों को लेके गए, मतलब जितने लोग थे दिल्ली के रहने वाले, साथ ही साथ जितने भी हमारे वो थे, क्या कहते हैं, हाथी, घोड़ा, भैंस, सबको साथ लेके गए। अब क्या हुआ, दौलताबाद पहुंचते पहुंचते भाई उस समय इतने बढ़िया साधन तो हुआ नहीं करते थे, और साधन थे भी तो किसके लिए, सिर्फ राजा के लिए, तो बाकी लोग तो पैदल चल के आ रहे थे। अब आधे लोग रास्ते में मर गए, आधे लोग जैसे ही पहुंच गए तब पता चलता है कि दिल्ली के अंदर मंगोल्स का हमला हो चुका है। तो इन्होंने सोचा कि फिर से अब दिल्ली जाना पड़ेगा, तो इन्होंने फिर से सारे लोगों को आदेश दिया कि अब वो दिल्ली जाएं। फिर से वो दिल्ली गए और वहाँ जाते जाते भी आधे लोगों की मृत्यु हो गई। क्या है बेसिकली कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके प्लान्स बड़े अमेजिंग रहते थे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में ये काफ़ी ज़्यादा मात खा जाते थे, ठीक। और इसी वजह से इनको या तो कभी कभी लोग सनकी कह देते हैं, कभी कभी लोग इसको पागल कह देते हैं, या फिर पढ़ा लिखा पागल कह देते हैं, ठीक है ना। तो इनके अलग अलग नाम है। लास्टली फिरोज शाह तुगलक हमारे, जिन्होंने 1351 से लेकर के 1388 तक रूल किया था, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैयद डायनेस्टी, तो इसके एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे खिज़र खान, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1414 में, और इन्होंने 1421 तक इसमें रूल किया था, मतलब कि टोटल समझ लो 7 साल तक इन्होंने रूल कर पाया। फिर आती है लोधी डायनेस्टी, तो इसके हमारे फाउंडर थे बहलोल लोधी, ठीक, और इन्होंने स्थापना करी थी 1451 में, 1489 तक इनने रूल किया था। फिर हमारे इसके बाद कौन आए, सिकंदर लोधी, ठीक, सिकंदर लोधी ने भी रूल किया। और उसके बाद लास्टली हमारे कौन आए, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के साथ क्या हुआ, इब्राहिम लोधी के साथ ये हुआ कि बाबर 1526 में आके इब्राहिम लोधी को पहली बैटल ऑफ पानीपत में हरा देता है, ठीक। और अनफॉर्चुनेटली, बट फॉर्चुनेटली, या फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर दिल्ली सुल्तनत ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट इज फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान। भाई दिल्ली सुल्तान के बारे में आप जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हुई थी, ठीक है ना। तुम लोग यहाँ पे आप देखते हैं, फर्स्टली हम लोग देखेंगे तारीख के बारे में। तारीख सिंगुलर, तवारिख प्लूरल, आर वैल्यूएबल हिस्ट्रीज रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द दिल्ली सुल्तान दैट प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो उस समय पे हिस्ट्रीज लिखी जाती थी, ठीक, जो कि पर्शियन में लिखी जाती थी। उनको क्या कहा जाता था, अगर एक है तो उसको तारीख बोल दोगे, वो डेट वाली तारीख नहीं है। और अगर प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो उसको तवारीख कह दिया जाता था, ठीक। ये वैल्यूएबल हिस्ट्री हुआ करती थी जो उस समय के क्रॉनिकलर्स लिखा करते थे, ठीक। किस में लिखा करते थे, पर्शियन में। किसकी लैंग्वेज हुआ करती थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन की उस समय लैंग्वेज हुआ करती थी अंडर थी दिल्ली सुल्तान, जो हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से पुराने टाइम पे दिल्ली सल्तनत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। इट वॉज रिटन बाय लर्नड मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, courtiers who both recounted events and advised rulers. क्या advised rulers? On governance, emphasizing the importance of just rule. Following ideas to be keep in mind. पहला है हमारा the authors of Tawarik lived in cities mainly in Delhi, hardly ever in villages, ठीक। फिर इसके बाद हमारे कौन, इसके बाद हमारे आए the upon road histories for sultans in the hope of rich rewards। उसके बाद these authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions। और ये तीन चीज़ों के बाद अगर हम देखें तो नॉट एवरीबडी फॉलोड दीज आइडिया, मतलब ये जो तारीख को लिखने वाले या फिर जो तवारीख को लिखते थे, इन लोगों की बात कभी कभी नहीं मानी जाती थी। जैसे कि अगर आप देखो तो 1236 के अंदर सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर रज़िया सुल्तान क्रॉनिकलर बनी एज की, मतलब उस वहाँ पर वो सुल्तान बनी रज़िया। और क्रॉनिकलर ऑफ द एज यानी कि मिनहाज सिराज जो उस सदी के सबसे बड़े क्रॉनिकलर थे, उन्होंने स्टेट किया कि शी वॉज मोर एबल क्वालिफाइड देन ऑल ब्रदर्स।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड थी अपने सारे भाइयों से. He was not comfortable at having a queen as a ruler nobles, not happy at her attempt to rule independently. As a result, 1240 she was removed from the throne. मतलब क्या है, अब सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं. तो जो ऑथर्स हुआ करते थे तवारीख के, वो मेनली सिटीज़ में रहा करते थे, ज़्यादातर दिल्ली में, लेकिन कभी कभी बहुत हार्डली अगर आप तवारीख के रूल ऑथर्स को देखो तो कभी कभी भी वो विलेज में रहते थे. उसके बाद दे ऑफन रोट हिस्ट्री, मतलब वो कभी कभी सुल्तान के मतलब जो होप मिले, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि रिच रिवॉर्ड्स की होप में वो कभी कभी सुल्तान के लिए हिस्ट्री लिख दिया करते थे, बहुत अच्छा लिख दिया करते थे, और एज अ रिजल्ट उनको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिला करते थे, और वो इसी वजह से हिस्ट्री लिखा करते. तो हम इस पर रिलाई भी नहीं कर सकते कि हाँ ये एग्जैक्ट हिस्ट्री होगी. देन these authors advised rulers on need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. यानी कि जो ऑथर्स हुआ करते थे तवारीख के, ये कहा करते थे कि आपको समाज के अंदर एक आइडियल, एक सोशल ऑर्डर प्रिजर्व करना होगा जो कि किसके ऊपर बेस्ड हो, बर्थ राइट के ऊपर, यानी कि आप किस समाज में पैदा हुए हो, और जेंडर डिस्टिंक्शन, यानी कि जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि ये कह रहे थे कि आप इस तरीके से सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व कीजिए कि जितने भी राइट्स हैं वो या तो बर्थ राइट पे मिलेंगे, यानी कि आप ब्राह्मण हो या फिर आप क्षत्रिय हो या फिर आप शूद्र हो या फिर आप वैश्य हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बर्थ राइट मिलेगा. और जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब मैन हमेशा सुपीरियर है और वुमेन हमेशा इन्फीरियर है, इस तरीके की धारणा बनाई रखी जाती थी. लेकिन हर कोई इन आइडियाज़ को नहीं फॉलो करता था. जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हमारे इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, 1236 के अंदर सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर रज़िया सुल्तान बनी. ठीक, रज़िया जो थी वो सुल्तान बनी. और क्रॉनिकल ऑफ द एज जो मिनाज सिराज थे, उन्होंने स्टेट किया कि जो रज़िया थी वो अपने बाकी भाइयों से, जो बाकी गद्दी के लिए कम्पिटिटर्स थे, उनसे ये ज़्यादा क्वालिफाइड थी. लेकिन जो उसके भाई थे वो कंफर्टेबल नहीं थे, और वहाँ के लोग भी कंफर्टेबल नहीं थे एज अ हैविंग ए क्वीन. मतलब उनके ऊपर एक वुमेन कैसे राज चला सकती है, इस वजह से वो कंफर्टेबल नहीं थे, और इसी वजह से 1240 के अंदर उनको गद्दी छोड़नी पड़ी. ठीक है, चलो भाई समझ तो गए ही हो. अब चलेंगे आगे, ठीक है ना. तो उन्होंने दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ लिया. बारी आएगी भाइयों एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. ठीक, दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन अर्ली, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर नहीं, तो इन अर्ली 13th century कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रेयरली वेंट बियॉन्ड द हेवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स. मतलब क्या है कि 13th century की बात है, तो दिल्ली सुल्तान जो हुआ करते तो बहुत कम ही जो हेवीली फोर्टिफाइड टाउन्स हुआ करते तो उनके आगे जाया करते थे, क्योंकि सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज वर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड. बहुत ही जो सुल्तान हुआ करते थे वो कभी बहुत सेल्डमली जो हिंटरलैंड हुआ करते थे सिटीज़ के, जहाँ जो कि ट्रेड के अपॉन डिपेंडेंट हुआ करते थे, या फिर ट्रिब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट किया करते थे, या फिर सप्लाईज को जो प्लंडर किया जाता था उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे. यही गैरिसन्स के लिए डिफ़िकल्ट होता गया. डिस्टेंट बंगाल और सिंध जो कि दूर रहते थे, वहाँ के रेबेलियंस को कंट्रोल करना, वहाँ की वॉर्स को कंट्रोल करना, और बैड वेदर कभी कभी फ्रेगाइल कम्युनिकेशन रूट्स को भी डिस्कनेक्ट कर देता है. दिल्ली अथॉरिटीज चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन. इस पर भी किसकी बात, गेंगिस खान. ठीक है, यानी कि चंगेज खान, गेंगिस खान नहीं मेरे भाई. ठीक है, जो लोग इसको गेंगिश पढ़ेंगे या फिर गेंगिस पढ़ेंगे वो गलत है भाई, इसको पढ़ा जाएगा चंगेज खान. अब आप बोलोगे अगर मैं चंगेज खान लिखना चाहता हूँ तो मैं तो ऐसे लिखूँगा चंगेज. ठीक है, तो इस वहाँ पे गेंगिस किस तरीके से लिखा गया,
तो ये चाइनीज़ भाषा, ये मंगोलियन भाषा है भाई, तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या भाई, गेंगिस खान, ठीक। तो गेंगिस खान की बात करें तो यानी कि चंगेज़ खान की बात करें तो यही हमारे कि इकलौते ऐसे मंगोल थे जो कि चैलेंज करते थे बार बार दिल्ली सल्तनत को, जो कि अफ़गानिस्तान से आया करते थे, और कभी भी सुल्तान की वीकनेस उनको दिखी तो किसी भी समय वो आके अटैक कर सकते थे। सुल्तान बैडली सर्वाइव दीज चैलेंजेस। जो सुल्तान्स थे या फिर जो सल्तनत थी हमारी, वो बहुत कम, बहुत ज़्यादा बहुत कम इसको सर्वाइव कर पाती थी। ये जो चैलेंज मिले थे उनको, ये मंगोल इन्वेजन्स, ये बहुत ही कम इसको सर्वाइव कर पाते थे। और जो कंसोलिडेशन थी जो कि सबसे ज़्यादा कब हुई, ड्यूरिंग द रेन ऑफ घियासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक। The first set of campaign along the internal frontier, the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. Campaigns involved forest being cleared by the Ganga Yamuna Doab यानी कि जो हमारा डेल्टा बनेगा, and expulsion of hunter gatherers and pastoralists, and the habited land were given to the peasants, ठीक है। तो अपने आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलते हैं आगे। एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। भाई दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन और पढ़ेंगे आगे, और डिटेल में पढ़ते हैं आप। देखिए, अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर एनकरेज न्यू फोर्ट्रेसेस, गार्रिसन टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स, टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। एक सेकेंड एक्सपेंशन occurred through external frontier of the Sultanate. Military expeditions into southern India started during the reign of Alauddin Khilji। कहने का मतलब क्या, जो एग्रीकल्चर था वो एनकरेज हुआ इस टाइम पर। नए नए फोर्ट्रेस बनने लगे, जो फोर्ट्स हुआ करते थे वो बनने लगे, नए नए गैरिसन टाउन्स बनने लगे, और बड़े बड़े टाउन्स एस्टैब्लिश किए जाने लगे, जिससे ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और रीजनल ट्रेड्स की जो सेकेंड एक्सपेंशन थी, जो कि एक्सटर्नल फ्रंटियर थी सल्तनत मिलिट्री एक्सपेंडिशन की वजह से, और सदर्न इंडिया स्टार्टिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। culminated with मोहम्मद तुगलक in their campaigns। मोहम्मद तुगलक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। in their campaign सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट। सल्तनत की जो आर्मीज हुआ करती जहाँ भी जाएगी वहाँ से हाथी, घोड़ा, भैंस, बकरी सब उठा के ले आएंगे, ठीक। हॉर्स, और कभी कभी तो स्लेव्स को भी उठा ले आते थे, और उनके साथ प्रेशियस मेटल्स जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, जो भी मिलेगा सब उठा के ले आएंगे। And by the end of Muhammad Tughlaq's reign, the armies of Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent, defeated rival armies and seized cities. Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm, ठीक है ना। क्लियर हो चुकी सारी चीज़ें। तो क्या होता था कि उसकी जो आर्मी हुआ करती थी, वो जितनी भी चीज़ें दिखेंगी वहाँ, जहाँ भी जाएगी, जहाँ पे अपने कैंपेन्स के लिए जाएंगी, वहाँ से जितनी चीज़ें हैं जैसे कि हाथी, घोड़ा, बकरी, और हमारी गाय, भैंस, ठीक, और प्रेशियस मेटल्स जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, जो भी आपको मिलेगा वहाँ से, वो सबका सब वहीं से उठा लाएंगे। साथ ही साथ वो कभी कभी अगर स्लेव्स की ज़रूरत है उन्हें, तो वो स्लेव्स भी उठा लाते थे। देखो ना, स्लेव्स। और जब मोहम्मद तुगलक का जो शासन था वो ख़त्म हुआ, तो जो आर्मीज हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े लार्ज पार्ट के अंदर उन्होंने मार्च किया और अपनी राइवल आर्मीज को डिफीट किया, वहाँ की सिटीज़ को सीज किया, और सल्तनत ने वहाँ से टैक्सेस कलेक्ट किए प्रेजेंट्री से, और वहाँ पर जस्टिस इन दिस रियल्म को डिस्पेंस कर दिया, ठीक। क्लियर हो चुकी हैं सारी बातें। चलते हैं आगे। Now we are going to talk about administration and consolidation। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाइयों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। Consolidation of a kingdom as vast as Delhi Sultanate requires a reliable governance and administration. Early Delhi Sultans, especially Iltutmish, does not appoint aristocrats and landed chieftains as governors। मतलब क्या है
कि किंगडम का जब कंसोलिडेशन की बात आती है, अब क्योंकि भाई इतने बड़ा अगर तुम्हारा है तो उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और अगर हम स्पेशली बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो उसको रिलायबल गवर्नर्स चाहिए होंगे, मतलब जो उनके ट्रस्टेड गवर्नर्स हों, क्योंकि अगर ऐसे किसी को भी रख लिया तो वो तो रिबेल करना शुरू कर देगा और उस एरिया पे कब्जा कर लेगा, जैसा कि दंती दुर्गा ने किया था, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो अर्ली दिल्ली सुल्तान हुआ करते थे, स्पेशली इल्तुतमिश और हमारे अलाउद्दीन खिलजी, ये एरिस्टोक्रेट्स या फिर जो पहले से चीफ्टन्स रह चुके हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, इनको एज गवर्नर्स कभी नहीं अपॉइंट करते थे। दे फेवर देयर स्पेशल स्लेव्स फॉर परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस, मतलब उन्होंने स्पेशल स्लेव्स खरीदे अपने मिलिट्री सर्विस के लिए, जिनको बंदगन कहा जाता था पर्शियन के अंदर। द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यूड टू यूज बंदगन एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल्स ऑफ हम्बल बर्थ हु वर often their clients to high political positions। मतलब क्या है, वो जो खलजीज और तुगलक हुआ करते थे, ये भी बंदगन को यूज़ करने लगे। बंदगन क्या होते थे, जो खरीद के लाए गए थे स्लेव्स फॉर, इनको हम लोग ऊंची पोस्ट दे देते थे। तो क्या होता था, ये जो हम्बल बर्थ में, जैसे कि शूद्र हो गए या फिर वैश्य हो गए, ये इनको हाई पॉलिटिकल पोजिशंस दे दिया करते थे, ठीक। क्योंकि अगर ब्राह्मण्स को दे दिया तो क्या होगा, वो अपने अधिकार चलाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने सोचा कि जो जिनके पास कम राइट्स हैं, जो पैसे वाले नहीं हैं, उनको ये पोस्ट दी जाए तो वो इतना हमारे साथ एटलीस्ट लॉयल रहेंगे, ठीक है। हाई पॉलिटिकल पोजीशन एंड अपॉइंटेड देम एज गवर्नर्स एंड जनरल्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। लीडिंग टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब जब ऐसे किया जाने लगा तो क्या हुआ, लोग कहने लगे कि ये तो नाइंसाफ़ी है यार, हम लोग इतने पैसे वाले, हमको क्यों नहीं एज गवर्नर्स अपॉइंट कर रहे, उन सस्ते लोगों को तुम अपॉइंट कर रहे हो एज गवर्नर्स। उसका भी रीज़न था, वो मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं थे भाई, रिलायबल होने चाहिए थे। तो स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स, मैंने कहा था ना, लॉयल्टी चाहिए यहाँ पे, ठीक। एंड पैट्रन्स बट नॉट टू हीयर्स। The accession of a new monarch often saw conflict between the old and new nobility. Patronage of these humble people by Delhi Sultan shocked many elites and the authors of Persian Tawarikhs criticized Delhi Sultans for appointing low and base born to high offices. मैंने वही कहा कि जो पर्शियन जो तवारीख लिखा करते थे, उन्होंने दिल्ली सुल्तान को क्रिटिसाइज किया इस चीज़ को लेकर के कि वो लो बेस बॉर्न लोगों को हाई ऑफिसेस के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि हमेशा से ये धारणा बनी आई है कि जितने भी लोग लो बेस बॉर्न हुए हैं उनके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, और जो हाई हैं, जैसे कि जो क्षत्रिय हो गया, फिर जो हमारे बाकी लोगों के जैसे कि ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय, इनको हाई ऑफिसेस मिलने चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि वो लोग लॉयल नहीं रहेंगे और ये लोग लॉयल रहेंगे। देखा ना, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स, लॉयल। ये वर्ड आपको ब्राह्मण और क्षत्रियों के डिक्शनरी में नहीं दिखने वाला है आपको, लेकिन ये वैश्य और शूद्र वाले लोगों के अंदर ये ज़रूर दिख जाएगी, ये डिक्शनरी के अंदर ये वर्ड, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलेंगे आगे, बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस की। भाई देखो, टैक्सेस भी ना उस समय कई टाइप के लगा करते थे। जैसे कि हम एक टाइप की अगर बात करें तो पहले क्या होता था कि एक का टैक्स लगता था जिसका नाम होता था खर्च। खर्च के अंदर क्या होता था कि जितना भी पीजेंट्स जो हैं, जितना भी जो फार्मर्स हैं, वो ग्रो करेंगे। जैसे मान लो उसने 100 किलो अनाज उगाया, ठीक, तो इस खर्च के अकॉर्डिंग उसको इसका ऑलमोस्ट 50% एज अ टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 100 केजी उगाया है तो 50 केजी उसको देना पड़ेगा, क्या, एज टैक्स। समझे? एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर आपने कोई भैंस पाल रखी है कैटल के ऊपर, तो कैटल के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। और जो आपने घर ले रखा है या फिर जिस घर के अंदर रहते हो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। समझ गए? तो लार्जर पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट रिमेड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है सबकॉन्टिनेंट के। सबकॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया भी है इसमें,
ठीक है, जैसी भी इंडिया बने भाइयों, सॉरी, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी इतनी अच्छी है नहीं भाई, ठीक है, जैसी बन गई है ये। तो क्या है, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये हमारा नेपाल, ठीक, ये हमारा म्यांमार, ये नीचे हमारा श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब मिलकर के बनता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे पार्ट थे सब कॉन्टिनेंट के जो कि दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल के बाहर थे, जैसे कि बंगाल से दिल्ली। और ये भी डिफिकल्ट हुआ करता था कि भाई दिल्ली से आप दूर के लोगों को कैसे कंट्रोल करोगे, जैसे कि बंगाल, अगर दिल्ली से बंगाल को आप कंट्रोल करना चाहते हो तो कैसे करोगे, बहुत डिस्टेंस है। हालांकि अभी तो कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन से, आपके पास टेक्नोलॉजी है, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो डिस्टेंट प्रोविंसेस को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। और सदर्न इंडिया को कैप्चर करने के बाद जो एंटायर रीजन था वो इंडिपेंडेंट हो गया था गैंगेटिक प्लेन में, एंड देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज एट दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, मतलब, और कुछ फॉरेस्टेड एरियाज भी थे जहाँ पर सल्तनत की फोर्स नहीं जा सकती थी। लोकल चीफ्टेंस, उन्होंने अपना खुद का इन रीजन्स के अंदर रूल एस्टैब्लिश किया, और रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इन दीज एरियाज। ठीक है, चलेंगे आगे, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेजन्स बाय चंगेज खान। तो चंगेज खान की अगर हम बात करें तो 1219 के अंदर मंगोल्स अंडर द चंगेज खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सियाना, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट ईरान में एक जगह थी ट्रांसोक्सियाना, इसको इन्होंने इन्वेड किया था। दिल्ली सल्तनत फेस्ड एन ऑनस्लॉट सून आफ्टर द मंगोल अटैक। दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ Alauddin Khilji in the early years of Muhammad bin Tughlaq rule forced two rulers to mobilize large standing army in Delhi which posed a huge administrative challenge। कहने का मतलब ये है कि ये मंगोल के अटैक्स की वजह से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन दिल्ली सल्तनत, जैसे कि आप सभी को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो इसने क्या किया है, दो रूलर्स को काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि वो अपने एक आर्मी, एक बहुत लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को बिल्डअप करें, और जिसकी वजह से उनको बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा है। ठीक है, तो चंगेज खान भाई बहुत खतरनाक आदमी था। देखो, मंगोल का जहाँ इसने राज्य स्थापित किया था उसके लिए इसने 1 करोड़ लोगों की जान ली थी, और जब इसकी मृत्यु हुई थी तब भी इसने जाते जाते करीबन 1 लाख लोगों की जान ली थी। मरने के बाद भी सोचो कितना खतरनाक इंसान था। अब कैसे ये हुआ वो मैं क्या पता आपको अगली वीडियो में बताऊँ, या फिर चलो इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो 1 करोड़ लोगों को मारने की वजह ये थी कि भाई इतना बड़ा अपना राज्य स्थापित कर रहा था, तो उसकी वजह से इतने लोग मार दिए। चलो ये तो कुछ भी नहीं है। अब अगर बात करें तो मरने के बाद कैसे इसने 1 लाख लोगों को मार दिया। देखो, इसने कहा था कि जब भी मेरी डेड बॉडी बरी करी जाए, मतलब जब भी मेरी डेड बॉडी को दफनाया जाए, तो जितने लोगों को मेरी बॉडी कहाँ है ये पता है, उतने लोग इस दुनिया में रहने लायक नहीं रहने चाहिए, यानी कि उनको मार देना। ठीक, यानी कि क्या हुआ, करीबन 1 लाख लोग वहाँ गए थे। अब क्या हुआ, पीछे से 6 लोगों के कबीले ने उन 1 लाख लोगों को मारा। फिर क्या हुआ, फिर वो 6 लोग गए तो उनको आगे पीछे से 3 लोगों ने मारा। फिर 3 लोग गए, उनको 2 लोगों ने आके मारा। फिर 2 लोग गए, उसको एक ने आके मारा, और वो एक ने खुद ही अपने ऊपर तीर चला के मार लिया। ठीक, तो इस तरीके से करीबन उसने 1 से 2 लाख लोगों की मरने के बाद भी जान ले ली। सोचो भाई कितना डेंजर आदमी था। ठीक है, तो इन्वेजन में चंगेज खान भी हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलते हैं आगे, लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। देखो, मैं यहाँ से कुछ नहीं बताता हूँ आपको, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें हुई थी। तो अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो हम यहाँ पे कब को समझाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे हमारे, इन्होंने अपना जो राज्य था वो काफ़ी बड़ा किया था। तो इस वजह से क्या हुआ, इनको एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करनी पड़ी, वो करीबन 1 से 2 लाख लोगों की।
1 लाख की, ठीक, 1 लाख पीपल्स की इनको ज़रूरत पड़ी अपनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को खड़ा करने के लिए। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक भी सेम ही थे, ठीक, इनको भी बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करनी पड़ी। बट मैंने जैसे क्यों बताया था, इनको कंफ्यूज जीनियस कहा जाता था। भाई इनके प्लान्स आप सुन के बौखला जाओगे, ऐसे प्लान्स थे इनके। लेकिन दिक्कत ये थी कि मोहम्मद बिन तुगलक उनको अप्लाई नहीं कर पाते थे। जैसे कि दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस इन 1299, 300 and 302, 303। एज अ डिफेंसिव मेजर्स अलाउद्दीन खिलजी रेज़ अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। इसी वजह से इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को खड़ा किया। और जो सल्तनत वाज अटैक्ड इन अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रेन। भाई सल्तनत को बहुत बार अटैक किया गया था जब मोहम्मद तुगलक अपने स्टार्टिंग में थे। मतलब क्या है, जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा बने थे उसमें कुछ स्टार्टिंग से ही मंगोल आर्मी ने उस पर अटैक करना पड़ा। अब क्या हुआ, जब द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, जब मंगोल आर्मी हार गई तो मोहम्मद तुगलक बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को लेकर के और उसकी रिसोर्सेज टू प्लान अटैक। और उनके जो रिसोर्सेज थे जिसकी हेल्प से उन्होंने प्लान किया कि ट्रांसोक्सडेना पर अटैक करना है। हे देयरफॉर रेज द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। इस वजह से उसने लार्ज स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करी। तो उन्होंने किस वजह से लार्ज स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करी थी वो आपको पता चल गया। अलाउद्दीन ने नए नए टाउन्स बनवाए थे अपने सोल्जर्स के लिए, जैसे कि स्त्री। आप मैप 1 में देख लेना जाके, तो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें आगे तो द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। भाई सोल्जर्स को सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। तो ये किस वजह से किया जाता था, जो लैंड्स के ऊपर टैक्स लगाए जाते थे जो गंगा और यमुना रीजन में था, वो क्या होता था, उसके ऊपर टैक्स लिया जाता था। और टैक्स कितना फिक्स किया गया था, 50%। मतलब क्या है, जितना आपने उगाया है खेत, जितने में आपने मतलब अपने खेती बाड़ी करी है, जितने का भी अपने खेती बाड़ी करी है, उसका 50% आपको एज अ टैक्स देना होगा, ठीक। वहीं rather than considering a new garrison town, the oldest 4 cities of the Delhi-e-Kuhana was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of the Daulatabad in the south, ठीक है। तो इसने नए गैरिसन टाउन्स तो नहीं बनाए, इसने सबसे जो पुराने थे दिल्ली-ई-कुहाना उसको खाली करवा दिया और अपने सोल्जर्स को वहाँ पे भेज दिया। और जो रेजिडेंट्स थे सिटी के, उनको अपनी न्यू कैपिटल जो कि थी उनकी दौलताबाद, वहाँ पे उसको साउथ में भेज दिया। चलते हैं आगे। तो अलाउद्दीन खिलजी तो सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अब यहाँ पे वो देखो पीछे वाला अगर पॉइंट देखें तो यहाँ पे हमने देखा rather than considering new garrison towns, तो भाई यहाँ पे सोल्जर्स हैड को भी फेड। भाई सोल्जर्स को फेड तो करना ही था ना, सोल्जर्स को तो फेड करना था। अब क्या हुआ, soldiers had to be paid. The Alauddin chose to pay soldiers salaries in cash rather than इक्तास। मतलब इनको इक्तास देने की बजाय वो इनको सैलरी देते थे कैश में। और the soldiers would buy their supplies from merchants and Delhi was thus feared. The merchants would raise their prices to stop this. Alauddin controlled the prices of goods in Delhi. Prices are carefully surveyed by the officers and merchants who did not sell the prescribed raises were punished, ठीक। Next, producers from the same area was collected as a tax to feed the army, but to meet the expenses of maintaining such a large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. This coincided with the famine with area। यानी कि क्या हुआ कि सेम एरिया से अगर आप टैक्स लेके अपनी आर्मी को फीड करोगे तो आप इतने बड़े आर्मी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने एडिशनल टैक्सेस लेना शुरू कर दिया। दिस coincided with the famine within the areas. मोहम्मद तुगलक also paid his soldiers cash salaries। मतलब मोहम्मद जो तुगलक थे वो उनको कैश भी पे करा करते थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस, मतलब प्राइसेस को कंट्रोल करने की बजाय उसने टोकन एक करेंसी हुआ करती थी, सब वो डेवलप प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। मतलब आज की तारीख में जो पेपर करेंसी है उस तरीके की इसने टोकन करेंसीज स्टार्ट करी जाने लगी। सो
लेकिन बट दे मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर. People in 14th century did not trust these coins. They were smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with this token currency. This cheap currency could be fortified easily. समझ गए? तो वहाँ के लोग चालाक हुआ करते थे. ये जो टोकन करेंसी हुआ करती थी, ये अपने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन बचा दिया करते थे और जितने भी टैक्स उनको पे कर रहे होते थे वो टोकन करेंसी की फॉर्म में दिया करते थे. ठीक है, अब चलते हैं आगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल. भाई अलाउद्दीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो थोड़े सक्सेसफुल रहे, काफ़ी सक्सेसफुल रहे, क्योंकि वो हवा में सपने नहीं संजोते थे कि नींद में सपने संजो रहे हैं कि हाँ ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, अरे ये भी कर लूँगा मैं. तो वो नींद में सपने नहीं संजोते, उन्होंने रियल चीज़ें करना. ठीक, अब देखते हैं आगे. तो मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर फेलियर. भाई मैंने कहा ना, मोहम्मद तुगलक एक पागल इंसान था, सनकी इंसान था, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हमेशा ही फेल हुए थे. ठीक, और उसका कैंपेन जो कश्मीर में उसने किया था वो तो एक ऐसा डिज़ास्टर लाइक चीज़ थी. तब उसने अपने प्लान्स जो जिससे वो ट्रांसोक्टना उसको इन्वेट करने का उसने प्लान ही गिव अप कर दिया और अपनी लार्ज आर्मी को डिसबैंड कर दिया. लेकिन जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दिए और पीपल्स को दौलताबाद वॉज रिजेंटेड बाई. ठीक, द रेजिंग ऑफ टैक्सेस, भाई टैक्सेस को बढ़ाने के लिए क्या हुआ, टोकन करेंसी को हटाना पड़ा, क्योंकि टैक्सेस रेज हुए थे तो लोग टोकन करेंसी को ही बार बार पे कर रहे थे, तो इसी वजह से टोकन करेंसी को हटा दिया गया. ठीक है ना. अब लास्ट टॉपिक, सल्तनत इन 15-16 सेंचुरी. भाई सल्तनत कैसे एंड हुई? तो देखो, जो सैयद डायनेस्टी थी या फिर जो लोधी डायनेस्टी थी, उन्होंने रूल किया था दिल्ली से आगरा तक अंटिल 1526. जब बाबर, ठीक है, जब बाबर आए और लोग धूल चटा के गए, यानी कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया. ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हो शेरशाह सूरी के बारे में बात करी गई है. तो स्टार्टेड उसके मैंने सॉल्व कर. देखो क्या होता था कि अगर मैं आपको मुगल एम्पायर की यहाँ पे बात बताऊँ तो इसके रूलर्स की अगर मैं आपको लिस्ट बताऊँ तो सबसे पहले आए बाबर, फिर उसके बाद उनके बेटे हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी, फिर हुमायूं. उसके बाद हमारे कौन थे? उसके बाद बने हमारे अकबर, फिर बने हमारे जहांगीर, फिर शायद हमारे बने शाहजहाँ, फिर बने हमारे अकबर, और लास्टली हमारे लास्ट रूलर आई थिंक हमें याद नहीं आ रहा. ठीक है, तो इतने हमें आपको याद होने ही चाहिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेट एम्परर अकबर 1556 से लेकर 1605 व्हेन ही कंसोलिडेटेड मुगल एम्पायर. भाई उसने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट करके रखा हुआ था. ठीक, ये मोहम्मद बिन तुगलक की तरह नहीं था कि पागल इंसान हो. ठीक, उनके प्लान तो अच्छे थे, उनको इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर लेते थे. अब लेकिन दिक्कत क्या थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्लान्स तो इतने अमेजिंग थे कि सुन के पगला जाए इंसान, और इम्प्लीमेंट इतने गंदे तरीके से करते थे कि इंसान भी शर्मा जाए. ठीक, तो फाइनली चैप्टर एंड होता है इसी के साथ. आई होप आपको आज के सारे ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं क्लियर हुए होंगे. तो थैंक यू, कहने का वक्त आ चुका है आपको. ठीक है ना. तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त. आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा भाई. ठीक है, तो इस कैट की तरफ से भी, इस छुटकू सी कैट की तरफ से भी आपको बाय बाय, और मेरी तरफ से भी आपको बाय बाय. स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू वेरी मच.